नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो वर्ल्ड नाउ, और जिसमें हम बात करेंगे दुनिया की बड़ी खबरों की, वो बड़ी खबरें जिसका असर आधी से ज्यादा हिस्से पर दुनिया की पड़ता है। और जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको बताएंगे हर वो खबर जो बहुत जरूरी है आपके लिए जानना, उसका हर पहलू बताएंगे आपको, करवाएंगे उससे रूबरू। तो वर्ल्ड नाउ में आज हम बात करने वाले हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुंगेरी लाल वाले हसीन सपनों की। दरअसल असल में तो मुंगेरी लाल एक ऐसा कैरेक्टर है जो नींद में भी बड़े बड़े ख्वाब देखता है, लेकिन जब नींद खुलती है तो उसके सपने हो जाते हैं पूरी तरह से काफूर, और उसे अपनी हकीकत का एहसास होता है। इन दिनों कुछ ऐसा ही हाल हो चुका है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। ईरान जंग में अमेरिकी हथियारों का भंडार खाली हो चुका है। फारस की खाड़ी में तैनात अमेरिका का सबसे विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन बेकार हो चुका है। एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात अमेरिका के 5000 सैनिक मौत का इंतजार कर रहे हैं और इतने तनाव में हैं कि समंदर में खुदकुशी की छलांग लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, खाड़ी में जो ट्रंप के पिछलग्गू देश थे, उन पर तेहरान का ऐसा खौफ छाया हुआ है कि एक एक कर ट्रंप से किनारा करते नजर आते हैं। ना सिर्फ ट्रंप से किनारा कर रहे हैं, बल्कि ईरानी मिसाइल और ड्रोन के प्रहार से बचने के लिए ईरान के सामने सरेंडर भी कर रहे हैं। नजराने के तौर पर जहाज और भर भर कर खजाना भी ईरान को भेजा जा रहा है, लेकिन ट्रंप है कि अपने ख्याली पुलाव पकाने में लगे हुए हैं और कह रहे हैं कि भाई ईरान को हराने के लिए वो कुछ भी करेंगे और हराने के बाद वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अमेरिका का हिस्सा बनाएंगे। अरे वारे भाई ट्रंप, ईरान की मार से खाड़ी में बेस धुआं हो चुके हैं इनके। अमेरिकी खजाने के अरबों डॉलर जंग की आग में स्वाहा हो चुके हैं इनके, लेकिन दाद देनी पड़ेगी। ट्रंप की पॉजिटिविटी को आप जरा देखिए, जो अब ईरान को जीतने का ख्वाब एक तरह से पूरी तरह से बुन रहे हैं, और ऐसे में ट्रंप के लिए ये शेर बिल्कुल मुफीद बैठता है। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। तो आज वर्ल्ड नाउ में करेंगे विस्तार से ट्रंप के ख्याली पुलाव की, और समझेंगे आखिर उनका ये पुलाव क्यों पक नहीं पा रहा है। चलिए करते हैं शुरुआत वर्ल्ड नाउ की। व्हाइट हाउस में ओवल ऑफिस से लेकर न्यूयॉर्क की रैलियों तक एक शख्स की छटपटाहट पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसे सुनकर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के पंडित भी अब अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे। ट्रंप कहते हैं कि ईरान को हराने के बाद हम हॉर्मुज जल डमरू मध्य को अमेरिका का इलाका घोषित कर देंगे, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। अब जरा सोचिए, इसे कहते हैं दिन में सपने देखना, इसे कहते हैं हार के खौफ में ख्याली पुलाव पकाना। जिस हॉर्मुज की सकरी पट्टी पर पिछले 6 महीनों से अमेरिकी नौसेना के पसीने छूट रखे हैं, जहां अजय कहे जाने वाले अमेरिकी युद्धपोत असहाय खड़े हैं, उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी प्रॉपर्टी बताने का बचकाना दावा कर रहे हैं। अब ये बचकाना मजाक नहीं तो और क्या है। लेकिन जानते हैं आप हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि तेहरान की हुकूमत और आईआरजीसी के जाबाजों ने पेंटागन का सारा घमंड समंदर की तह में जाकर दफन कर दिया है। तो आज बेनकाब होगी ट्रंप की वो हताशा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हार के बाद की छटपटाहट से पैदा हुई है। अब न्यूयॉर्क की एक गर्मा गर्म रैली, जिसमें जब ट्रंप माइक संभालते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी काल्पनिक हॉलीवुड फिल्म की पटकथा पढ़ रहे। ट्रंप ने सीना ठोक कर कह दिया कि ईरान बुरी तरह से हार रहा है और जल्द ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका का झंडा फहराया जाएगा। लेकिन क्या कोई समंदर का रास्ता सिर्फ खोखली बयानबाजी से किसी का हो जाता है क्या? ये बात पूरी दुनिया जानती है, शायद अमेरिका की आवाम भी जानती होगी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, शायद उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो प्रसिद्ध ही अपनी इस तरह की बिना सिर पैर की जुमलेबाजी के लिए है। अब ट्रंप का ये जो बयान आया, दिल को बहलाने के लिए गालिब का वो ख्याल ज्यादा अच्छा है जिसकी जमीनी हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुकात नहीं है। तेहरान ने इस हास्यास्पद दावे को 24 घंटे के भीतर ही कूड़ेदान में फेंक दिया। ईरान के जो उप विदेश मंत्री हैं काजिम गरीबाबादी, उन्होंने सीधा और बहुत करारा थप्पड़ जड़ा वॉशिंगटन को यह बता दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कोई ऐसी जगह तो है नहीं जहां पर वो अपनी मर्जी का भाषण देंगे और उस पर कब्जा कर लिया जाएगा।
उन्होंने ये साफ साफ कह दिया कि सैन्य धमकियों से ईरान डरने वाला नहीं है और इस रास्ते को कब खोलना है या कब बंद करना है, इसका रिमोट कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ तेहरान के हाथ में रहेगा और किसी के नहीं। जब ट्रंप का दावा कैसे ख्याली पुलाव के तौर पर नजर आ रहा है और उसको लेकर ईरान की तरफ से प्रतिक्रिया अगर सामने आ रही है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि मसला कितना गंभीर होगा अमेरिका के लिए। लेकिन ईरान तो कह रहे हैं कि ये सिर्फ हसीन सपने हैं और कुछ नहीं। आखिर क्यों इसे कहा जा रहा है कि ये सिर्फ ख्याली पुलाव है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान के दावे क्यों बड़े मजबूत नजर आते हैं, आइए वो भी मैं आपको बताती हूँ। दरअसल हॉर्मुज का सिकंदर ईरान है, इसमें कोई शक नहीं। 28 फरवरी 2026 को खाड़ी में जंग का आगाज होता है। यूएस और इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला कर दिया और 4 मार्च 2026 को आईआरजीसी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रेड जोन घोषित कर दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई। 13 अप्रैल 2026 को अमेरिका ने भी नाकेबंदी कर दी और फारस की खाड़ी में पूरी तरह से बेअसर यूएस नाकेबंदी नजर आई। बातचीत के बाद में कुछ दिनों के लिए आवाजाही एक तरह से शुरू जरूर हुई थी, लेकिन वो भी प्रभावित रही। हॉर्मुज पर तेहरान का नियंत्रण लगातार बरकरार ही नजर आता है। अब अमेरिका की जो एग्री सप्लाई चेन है वो भी पूरी तरह से ठप हो गई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से। वैश्विक व्यापारिक जहाजों की आवाजाही ठप है। हॉर्मुज संकट से अमेरिका को $115 बिलियन का झटका लगा है और घुटनों पर आ चुकी है वॉशिंगटन की मजबूत इकोनॉमी, जिसमें तेल और एलएनजी भी शामिल है। तेल और एलएनजी सप्लाई भी पूरी तरह से बाधित है। अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल नजर आता है। फारस की खाड़ी में असहाय पेंटागन के विध्वंसक और एयरक्राफ्ट कैरियर्स वो भी एक तरह से यहां पर बेदम ही नजर आते हैं। आखिर ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर इतने बौखलाहट में क्यों हैं, इतने हताश क्यों हैं? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कोई साधारण समंदर का मार्ग नहीं, ये पूरी दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था की शहरक है और अगर ये नस जरा भी दब जाए तो वॉशिंगटन से लेकर लंदन तक या टोक्यो तक पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है। अब दुनिया का जो 20% का कच्चा तेल है वो और विशाल एलएनजी खेप इसी सकरे जलमार्ग से होकर गुजरती है। ट्रंप को ये गलतफहमी हो गई थी कि वो अपनी नौसेना के दम पर इस तेल की नस पर अपना अंगूठा रख लेंगे, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि भूगोल को वॉशिंगटन के आदेश से बदला नहीं जा सकता। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का सबसे सकरा इलाका ईरान की तटीय मिसाइल प्रणालियों और तोपखानों की सीधी रेंज में आता है। ईरान ने अपनी सैन्य ताकत से यह साबित कर दिया कि अगर उसने इस रास्ते की कुंडी पूरी तरह से बंद रखी तो पश्चिमी देशों का पेट्रो डॉलर साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा, ढह जाएगा। अमेरिका की धमकियों के बावजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वही होता है जो ईरान चाहता है, ना कि अमेरिका की ख्वाहिश से। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर डोनाल्ड ट्रंप की तड़प इतनी ज्यादा क्यों है? दरअसल ग्लोबल एनर्जी चोक पॉइंट है ये। दुनिया के तेल व्यापार का बहुत अहम हिस्सा है। समंदर के तेल व्यापार का लगभग 20% हिस्सा ये माना जाता है और ये बताया जाता है कि ग्लोबल एलएनजी का लगभग 20% का हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। सप्लाई चेन का संकट कहीं ना कहीं इसके साथ में साफ तौर से नजर आ रहा है। जंग और नाकेबंदी की वजह से जहाजों की आवाजाही ठप हो चुकी है। जंग से पहले रोज औसतन बताया जाता है कि 130 से 140 जहाजों की आवाजाही यहां पर हुआ करती थी। जैसे ही नाकेबंदी हुई उसकी वजह से फिलहाल 8 से 10 जहाजों की ही आवाजाही तेहरान एक तरह से यहां पर होती है, तेहरान के नियंत्रण की वजह से। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर तेहरान का नियंत्रण क्यों है? सबसे संकरा रास्ता यानी उत्तरी हिस्से पर ईरान का सीधा सीधा कंट्रोल है। नौसेना, मिसाइल, ड्रोन, इनके जरिए संकरे रास्ते को बाधित करने की क्षमता ईरान के पास में है। ईरान का तटीय इलाका जल मार्ग को 360 डिग्री मिसाइल कवरेज दे देता है और यही वजह है कि ये पूरा का पूरा क्षेत्र ईरान के कंट्रोल में है और यही वजह है कि ये जंग अब कहीं ना कहीं ईरान की शर्तों के अनुसार ही डाइवर्ट होती हुई नजर आती है या आगे बढ़ती नजर आती है। डोनाल्ड ट्रंप भले ही चुनावी रैलियों में जीत का झूठा ढोल पीटना शुरू कर दे, लेकिन पेंटागन और अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के बंद कमरों में जो सन्नाटा पसरा है वो उनकी हार की कहानी खुद बयां करता है।
इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के कमांडर मेजर जनरल अहमद वाहिदी ने पूरी दुनिया के सामने वो सच रख दिया जिसे छिपाने की नाकाम कोशिश अमेरिका कर रहा था। वाहिदी ने अपनी सुरक्षा बलों के नाम लिखे खुले पत्र में गरजते हुए कहा कि ईरान ने दुनिया की सबसे ताकतवर और अत्याधुनिक हथियारों से लैस सेना को घुटनों पर ला दिया है। और जानते हैं, ये सिर्फ जुमला नहीं है। अमेरिका और उसके जो सहयोगी हैं, उन्होंने इस पूरी जंग में 2600 से ज्यादा मिसाइल और सैन्य ठिकानों पर बमबारी की। लेकिन क्या कोई नतीजा निकला? आज भी फारिस की खाड़ी में हवा किस तरफ बहेगी, इसका फैसला सिर्फ ईरान, सिर्फ IRGC का मुख्यालय करता है। अमेरिकी युद्धपोत यहां पर सिर्फ और सिर्फ मूकदर्शक बने खड़े रहते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। जंग में अमेरिका की जो आर्थिक जलजला है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, तबाह हो चुका है। 28 फरवरी को 2026 को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अमेरिका और इजराइल ने एक तरह से शुरू किया। जंग में अमेरिका को भारी आर्थिक नुकसान हुआ, भारी सैन्य नुकसान का सामना करना पड़ा। अब बताया जा रहा है अमेरिका को करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए का सीधा नुकसान हुआ, 3.25 लाख डॉलर का, करीब 9.5 लाख करोड़ तक का एक तरह से नुकसान का आकलन किया जा रहा है। ये रिपोर्ट दावे करती है। हथियारों के खजाने खाली हो चुके हैं। शुरुआती 4 हफ्तों में अमेरिका ने 850 से ज्यादा टॉमहॉक क्रूज मिसाइल दागी। ईरानी मिसाइलों को रोकने में 1000 से ज्यादा पैट्रियट या थाट इंटरसेप्टर्स खर्च कर दिए। अमेरिकी संसद की रिपोर्ट के अनुसार जो तमाम दावे सामने आते हैं उसमें 42 सैन्य विमानों के नष्ट होने या क्षतिग्रस्त होने की बातें कही गई। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि करीब 17 हाईटेक या MQ-9 रिपर ड्रोन भी पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेसिस रह गए। कतर हुआ, UAE हुआ या जॉर्डन, यहाँ पर 20 से ज्यादा US बेसिस पर ईरानी हमले हुए हैं। मिडिल ईस्ट में US बेस में 228 से ज्यादा सैन्य ढांचे पूरी तरह से जमींदोज। पुनर्निर्माण में 5 मिलियन का अतिरिक्त खर्च किया गया और जंग में अब तक 18 से 20 अमेरिकी सैनिकों की मौत की खबर है। 400 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। समझिए, यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप अब जिस रूप में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल करने की बात कहते हैं वो हास्यास्पद ही लगती है। अमेरिकी नौसेना के अजय होने के घमंड की धज्जियां कैसे लगातार उड़ रही हैं, उसका एक एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। जीता जागता एक बड़ा सबूत जो फारस की खाड़ी में नजर आया, वहां पर तैनात USS अब्राहम लिंकन के तौर पर। पिछले 9 महीनों से ये विशालकाय विमानवाहक पोत मिडिल ईस्ट के तपते हुए समंदर में फंसा हुआ है। अमेरिकी नौसैनिकों की हालत अब यहाँ पर इतनी ज्यादा बदतर हो चुकी है कि वो मानसिक रूप से पूरी तरह से टूट चुके हैं। वॉशिंगटन में उनके परिवार अब रो रहे हैं। तनाव उनको इतना ज्यादा है कि क्रू का बुरा हाल है। जब वॉशिंगटन के पत्रकारों ने डोनाल्ड ट्रंप से पूछा कि क्या वो 9 महीने से फंसे इन सैनिकों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं, तो ट्रंप ने बेहद ही संवेदनहीनता दिखाई, सारी हदें पार करते हुए कहा नहीं, वो बिल्कुल चिंतित नहीं, उन्हें उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो ये मानने को तैयार ही नहीं कि अपने पोत को इतने लंबे समय तक झोंकना कितना गलत है। लेकिन सच्चाई क्या है? पेंटागन को मजबूरन USS लिंकन को वहां से हटाकर दूसरे युद्धपोत को भेजने का आपातकालीन ऐलान करना पड़ा। USS अब्राहम लिंकन द ट्रेजरी निमित्ज क्लास श्रेणी का परमाणु युद्धपोत है। अब USS अब्राहम लिंकन पर 5000 सैनिकों की तैनाती है। नवंबर 2025 से सैन डियागो से रवाना हुआ बगैर पोर्ट रेस्ट 250 दिनों से मिडिल ईस्ट में फंसा हुआ है। जहाज पर राशन कटौती है, भोजन की कमी है, फफूंद लगे शावर की गंभीर समस्याएं हैं, टॉयलेट्स टूट चुके हैं, लॉन्ड्री व्यवस्था कुछ है नहीं। जहाज पर तैनात सैनिकों का जीवन पूरी तरह से नरकीय हो चुका है। अब थकान की वजह से मानसिक तनाव में है, यहाँ पर सैनिक अवसाद में है, डिप्रेशन में इस कदर आ चुके हैं कि अमेरिकी सैनिक समंदर में कूदकर खुदकुशी करने की कोशिश कर रहे हैं। सैनकॉम का दावा है कि किसी की मौत नहीं हुई। स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। USS अब्राहम लिंकन अब वापस बुलाने की तैयारी की जा रही है। अमेरिका की तरफ से तैयारी में जानकारी यह है कि अब USS जॉर्ज वॉशिंगटन
यहां पर तैनात किया जाएगा मजबूरी में, क्योंकि 250 दिनों से ज्यादा से यहां पर जब अगर कोई सैनिक मौजूद है, खाना नहीं है, पानी बर्बाद है, कोई व्यवस्था नहीं है, अवसाद में है यहां पर जो तमाम सैनिक हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के सैनिक हैं जिनसे डोनाल्ड ट्रंप को कोई वास्ता नहीं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जे की ट्रंप वाली बात इसीलिए भी अब बेमानी लगती है क्योंकि अब एक एक करके उसके जो पिछलग्गू देश थे उससे एक तरह से अमेरिका से किनारा करना शुरू कर दिया है। जबकि ट्रंप का यह सोचना था कि भाई खाड़ी के जो अरब मुल्क हैं उसकी इस जंग में ढाल बनकर खड़े रहेंगे, उसके साथ में खड़े रहेंगे, उसके पीछे खड़े रहेंगे। लेकिन हुआ क्या? पिछले 6 महीनों की जंग ने अरब देशों की आंखें पूरी तरह से खोल कर रख दी। सऊदी अरब, यूएई और ओमान जैसे देशों को यह बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि जो अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट कैरियर की पोत की हिफाजत नहीं कर सकता, वो उनकी सुरक्षा की गारंटी आखिर क्या ही दे पाएगा। और इसी का नतीजा है कि खाड़ी के देश अब अमेरिका को दरकिनार करके सीधे सीधे तेहरान के साथ कूटनीतिक पींगे बढ़ा रहे हैं। ओमान और ईरान के बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के संयुक्त प्रबंधन पर सीधे और गोपनीय बातचीत चल रही है। और ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची, उन्होंने ये साफ कर दिया कि ओमान के साथ समंदर का ट्रैफिक तय करने की तकनीकी चर्चा अब अंतिम दौर में है। यानी अमेरिका को खाड़ी में अगर रहना है तो पहले तो व्यवस्थाएं दुरुस्त करनी पड़ेगी, लेकिन उसे खाड़ी से दूर फेंकने की बड़ी तैयारी है। क्षेत्रीय देश ईरान की शरण में अब आ रखे हैं, तो ये तो पूरी तरह से कि अब अमेरिका अलग थलग पड़ चुका है। खाड़ी देशों का सरेंडर है। कैसे यूएई ने एक सीक्रेट डील की ईरान के साथ में मिसाइल ड्रोन की। कहीं ना कहीं ये दावा किया जा रहा है कि हमलों से अब यूएई भी डर चुका है और यही तो वजह है कि तेहरान को $3 बिलियन का भुगतान किया है। यूएई के बैंकों में फ्रीज पड़ा हुआ ईरान का जो फंड है वो भी रिलीज करने का वादा किया जा रहा है। अब इतना ही नहीं, 10 से $20 मिलियन का फंड धीरे धीरे रिलीज कर दिया जाएगा। कतर ईरान एलएनजी समझौता हुआ सुरक्षित मार्गों के लिए। डील कतर की ईरान से एक तरह से डील हो गई। अरबों डॉलर की गुप्त वित्तीय मदद पहुंचाने का समझौता हुआ। एलएनजी और तेल टैंकरों को बगैर हमले सुरक्षित गुजरने अब कहीं ना कहीं ईरान देगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर तेहरान का टोल टैक्स किस रूप में है? हॉर्मुज पर ओमान और ईरान का नया समंदर का एक तरह से समझौता है। जहाजों का रास्ता अब ईरान की आधिकारिक समंदर की सीमा से तय होगा। हर एक जहाज पर तेहरान का सीधा सीधा कंट्रोल होगा। ईरान का समंदर का टोल टैक्स पर बड़ा प्रस्ताव है जिसमें जहाजों के माल की कीमत पर 5% से 7% तक वसूली होती है। जब सीधे सैन्य हमले नाकाम हो गए तो डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने अपना आखिरी पासा फेंका। ट्रंप कार्ड, आर्थिक नाकेबंदी का। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने डींगे हाँकी। अमेरिकी नौसेना ईरानी बंदरगाहों को ऐसी नाकेबंदी करेगी कि तेहरान घुटनों पर आ जाएगा। लेकिन अमेरिका के अपने ही जो बड़े बड़े नीति विशेषज्ञ हैं वो ट्रंप की इस नीति की धज्जियां उड़ा रहे हैं। व्हाइट हाउस के पूर्व मिडिल ईस्ट सलाहकार मार्क गिन्सबर्ग और स्टीमन्स सेंटर के विशेषज्ञ डैन ग्रेजियर, उन्होंने अल जजीरा पर आकर एक तरह से सच को बेनकाब किया। उनका कहना है कि 1979 से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध झेल रहा ईरान इस आर्थिक दबाव को हंसते हंसते झेल जाएगा। लेकिन अमेरिका के पास में इस लंबे खींचते गतिरोध से बाहर निकलने का कोई एग्जिट प्लान है ही नहीं। जीत ईरान की होगी। दम दबाकर अमेरिका को पीछे हटना ही पड़ेगा। ये पूरा बैन का खेल है और ईरान ने इस बैन के खेल को पूरी तरह से फेल कर दिया, धज्जियां उड़ा दी। 47 सालों का आर्थिक युद्ध 1979 से एक तरह से अमेरिकी जो पाबंदियां लगातार जारी है उसमें ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई थी। इस दौर में अमेरिका, पश्चिमी देशों का वित्तीय और सैन्य प्रतिबंध इस दौरान लगा। तेल निर्यात पर रोक लगी। ईरानी अर्थव्यवस्था की मुख्य कमाई को एक तरह से कंट्रोल करने की कोशिश की गई। कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पाबंदी लग गई। प्राकृतिक गैस के व्यापार पर भी काफी सख्त पाबंदियां लगाई गई। केंद्रीय बैंकों पर हमला, ईरान के सेंट्रल बैंक को एक तरह से पंगु कर दिया गया। विश्व वित्तीय नेटवर्क और संपत्तियां ब्लॉक करके विदेशी संपत्तियों को फ्रीज किया। अमेरिका और पश्चिमी बैंकों में ईरान की संपत्तियां फ्रीज की गई। बताया जा रहा है उसका असर यह है कि अरबों डॉलर की जो सरकारी व्यावसायिक संपत्तियां हैं वो भी जब्त की गई। लेकिन वित्तीय और सैन्य नाकेबंदी भी
अमेरिका की तरफ से की गई थी। स्विफ्ट सिस्टम से बेदखली कर दी गई। ईरान के प्रमुख बैंकों को अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग नेटवर्क से अलग कर दिया गया। हथियारों पर पाबंदी लगा दी गई। सैन्य साजो सामान और रक्षा तकनीक पर भी प्रतिबंध लगा दिए। हथियारों की खरीद फरोख्त पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लागू हुए तो व्यापारिक पाबंदियां, एविएशन के पुर्जे, हाईटेक सामानों पर बैन लगे। खनन, निर्माण और धातु उद्योग के आयात निर्यात पर भी रोक लग गई। समानांतर अर्थव्यवस्था का निर्माण किस रूप में हुआ? 47 साल के आर्थिक दबाव से ईरान हारा ही नहीं, ईरान ने अपना स्वदेशी और आत्मनिर्भर रक्षा आर्थिक तंत्र तैयार कर लिया और वो इतना मजबूत रहा कि अमेरिका की जो सुपर पावर वाली इमेज थी, अमेरिका के जो बड़े महंगे ऐसे तमाम हथियार थे, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए। डोनाल्ड ट्रंप अपनी चुनावी सभाओं में चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि भाई उन्होंने ईरान का तेल निर्यात शून्य कर दिया। उनकी नाकेबंदी इतनी टाइट है कि परिंदा पर भी नहीं मार सकता। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समंदर की जो निगरानी संस्था है टैंकर ट्रैकर्स, उसकी तरफ से जो ताजा सैटेलाइट तस्वीरें और आंकड़े जारी किए गए, उसने पेंटागन के गाल पर करारा थप्पड़ जड़ दिया है। ईरान के सबसे मुख्य तेल केंद्र मार्ग खार्ग द्वीप, जिस पर जुलाई के बाद में पहली बार एक विशालकाय सुपर टैंकर में कच्चा तेल लोड होता हुआ नजर आया। नेशनल इरानियन टैंकर कंपनी के इस सुपर टैंकर ने करीब 20 लाख बैरल कच्चा तेल भरा। आपको यह भी बता दूं कि ईरान का जो 90% तेल है वो इसी खार्ग द्वीप से निर्यात होता है। यानी अमेरिकी नौसेना सिर्फ समंदर का पानी मथती रह जाती है और ईरान ने उसकी नाकेबंदी के चीथड़े उड़ाकर रख दिए। खार्ग द्वीप, जो कि ईरान की अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन है, तेल का मुख्य हब माना जाता है। फारस की खाड़ी में स्थित ये 20 स्क्वायर किलोमीटर का द्वीप है, लेकिन है बड़ा ताकतवर। ईरान के कुल क्रूड ऑयल का 85% से 95% निर्यात यहां से ही होता है। और अगर बात की जाए वार्षिक राजस्व के बड़े एक हिस्से की, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद यहां पर भारी राजस्व यहां से निकाला जाता है। ईरान 40 से 60 बिलियन डॉलर सालाना यहां से कमाता है। विशाल भंडारण क्षमता इसकी है। आपातकालीन स्थिति हो या फिर नाकेबंदी, इस दौरान भी यह एक्टिव रहता है, इस पर कोई असर नहीं होता। इस द्वीप पर 3 करोड़ बैरल तेल की स्टोरेज कैपेसिटी, या ये कहा जाए 3 करोड़ से ज्यादा बैरल तेल की स्टोरेज कैपेसिटी है। पाइपलाइन नेटवर्क सभी प्रमुख इनलैंड ऑयल फील्ड्स की पाइपलाइन से कनेक्टेड है और सभी पाइपलाइन सीधे सीधे खार्ग द्वीप के मेगा टर्मिनल से कनेक्टेड है। और सैन्य ताकत के लिहाज से या भौगोलिक लिहाज से भी बहुत खास है। गहरे पानी का प्राकृतिक लाभ है खार्ग द्वीप के पास में। ईरान का जो मुख्य तट है वो बहुत उथला है और इसी वजह से खार्ग द्वीप का बड़ा महत्व माना जाता है। खार्ग द्वीप का जेटी पर ही एक तरह से डॉक किया जा सकता है। सैन्य किला और नो गो जोन है। आम नागरिकों का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित है। द्वीप पूरी तरह से IRGC के कड़ी नियंत्रण में है। मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम इसका है और द्वीप की सुरक्षा के लिए आधुनिक रडार सिस्टम भी है। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल डिफेंस अंडरग्राउंड सैन्य बंकर यहाँ पर तैनात है। ट्रंप का ये जो ख्याली पुलाव रहा, उस ख्याली पुलाव का एक और सबसे दर्दनाक पहलू ये है, उनका सबसे करीबी प्यादा इजराइल। जब युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका और इजराइल का यह दावा था कि ईरान की मिसाइल बनाने की क्षमता को 20 साल के लिए पीछे धकेल देंगे। लेकिन द जेरूसलम पोस्ट की एक सनसनीखेज रिपोर्ट ने तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन तक हड़कंप मचा दिया। इजरायली रक्षा अधिकारी ये देखकर हैरान और खौफजदा है कि जंग के मुख्य चरण खत्म होने के मात्र 4 महीने के भीतर ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल उत्पादन क्षमता को अपेक्षा से 10 गुना तेजी से दोबारा खड़ा किया है। जब इजराइल ईरान की इस मिसाइल वापसी से थर-थर कांप रहा था, तब ट्रंप किस मुंह से हॉर्मुज को अपनी जेब में बताने का नाटक कर रहे हैं, ये तो भाई वही जानते हैं। अब ईरान की जो मिसाइल सिटी है वो भी जान लीजिए। ईरान के पास में है मिसाइल का अंडरग्राउंड भंडार। जाग्रोस पर्वत श्रृंखला के नीचे बहुत विशाल और बहुत गुप्त सुरंग नेटवर्क है ईरान का। 500 मीटर की गहराई में ईरान का मिसाइल ठिकाना है, जिसे मिसाइल सिटी कहा जाता है। पारंपरिक बंकर बस्टर बमों से सुरक्षित है ये ठिकाना। हजारों किलोमीटर लंबी मिसाइलें यहाँ पर हैं। ठिकानों की जो सुरंगें हैं वो भी बहुत खास है। सुरंगों में असेंबली हॉल, फ्यूल डिपो, कमांड सेंटर सब कुछ मौजूद है। रोबोटिक्स रेल सिस्टम है तो ऑटोमेटिक लॉन्च पैड है। सीधे अंडरग्राउंड टनल से एक तरह से मिसाइलों को लॉन्च किया जा सकता है। शिरगो ग्रेनाइट की कठोर चट्टानों के नीचे मिसाइलों का बड़ा जखीरा तैनात है।
शक्तिशाली बंकर बस्टर बम, उनको झेलने में भी ये सक्षम है। अमेरिका की GBU-57 जैसे बंकर बस्टर बमों से ये पूरी तरह से सुरक्षित है। एक तरह से कहा जाए कि ईरान का एक बड़ा हिस्सा जो है वो इस अंडरग्राउंड रूप में एक्टिव भी है और एक अलग दुनिया की तस्वीर यहाँ पे जरूर दिखाता है। अब ईरान की जो बड़ी खतरनाक मिसाइलें हैं वो भी जान लीजिए। खुर्रमशहर 4 जिसकी रेंज है लगभग 2000 किलोमीटर की, भारी वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। फतह 1 हाइपरसोनिक मिसाइल, ईरान का दावा है कि तेज गति और उच्च गतिशीलता वाली ये मिसाइल है। सजीव जो कि 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल है, लगभग 2000 से 2500 किलोमीटर की रेंज ये रखती है। खलिश फास्ट एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल जो कि 300 किलोमीटर की लगभग रेंज रखती है और समंदर के युद्धपोतों को निशाना बनाने के लिए ही एक तरह से तैयार की गई। ब्रह्मास्त्र 5 वेपन 6 रेंज की सीमा अब ये कहा जाता है कि वो भी अपने आप में बड़ी खास हो जाती है। इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज का दावा एक तरह से किया जा रहा है। 10,000 से 14,000 की रेंज का दावा है। परमाणु पेलोड की क्षमता भारी वॉरहेड ले जाने में एक तरह से ये सक्षम मानी जाती है। न्यूक्लियर हथियार ले जाने की भी आशंका कहीं ना कहीं इस दौरान रहती है। मोबाइल लॉन्च सिस्टम, मोबाइल लॉन्चर से कहीं से भी लॉन्च लोकेशन को ट्रैक करना बहुत मुश्किल है और यही वजह है कि अमेरिका, इजराइल ईरान को कमजोर समझ रहे थे, लेकिन इस वक्त में इन हमलों में जितना डैमेज हुआ, ईरान ने उसे दुरुस्त किया और अपनी स्थिति को और मजबूत किया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हालात इतने ज्यादा विस्फोटक हैं कि वहां पर समंदर के पानी में बारूद की गंध की बहुत बुरी स्थिति है। शुक्रवार की रात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक बल्क कैरियर पर अज्ञात प्रोजेक्टाइल से अटैक होता है जिससे जहाज का ढांचा क्षतिग्रस्त हो गया। यूएई की तेल कंपनियां एडनॉक के 2 टैंकरों पर हुए हमलों के बाद अब सऊदी अरब भी भड़क उठा है और उसने खुलेआम इस तबाही के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहरा दिया। दूसरी तरफ यमन के बाब अल मंदेब में हुती विद्रोहियों ने अमेरिका और उसके सहयोगियों की नाक में दम करके रखा है। यमन की विदेश मंत्री अफराल जोबा चीख चीख कर चेतावनी दे रही है, लेकिन हुतियों ने साफ कर दिया है कि जब तक वॉशिंगटन घुटनों पर नहीं आता, समंदर में आग जलती रहेगी और अमेरिका के लिए कोई समंदर का रास्ता सुरक्षित नहीं रहने वाला। डोनाल्ड ट्रंप को शायद लगता है कि दुनिया आज भी वॉशिंगटन के इशारे पर नाचती है, जहां एक राष्ट्रपति का भाषण नक्शे की सीमाएं बदल देता था। लेकिन 2026 की कड़वी सच्चाई ये नजर आती है कि फारस की खाड़ी की लहरों पर अब पेंटागन का हुक्म नहीं चलता। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अमेरिकी इलाका घोषित करने की बात सिर्फ एक हताश और बेबस नेता का ख्याली पुलाव है, जिसे ना तो ईरान का मिसाइल नेटवर्क स्वीकार करेगा, ना कूटनीति की जमीनी नियम। समंदर के इस महाशतरंज में तेहरान ने वॉशिंगटन को शहर मात दे दी और ट्रंप के पास सिर्फ बड़ी बड़ी बातें बनाने का खोखला जरिया ही बचा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें इंडिया डेली 24/7 पर आगे भी जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।